ओके, सो हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अब लेक्चर नंबर 9 तक ना हमारी टूल किट कंप्लीट है। टूल किट यानी जो जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है वो तकरीबन है। अब हम आगे उन्हीं को यूज़ करके और कुछ एडवांस चीज़ें बनाते जाएंगे, ठीक है। साथ मतलब कि अपनी आसानियों के लिए हमारे कुछ फंक्शंस पहले से बनाए गए हैं, कुछ चीज़ें पहले से सी लैंग्वेज में दी गई हैं, अब हम उनको यूज़ करना सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात आती है जी फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं? अब फंक्शन से पहले आपको बता दें कि एक प्रोग्राम बहुत लेंथी है, तो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि 20 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, सो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है बड़ा। मतलब डायरेक्टली 20 मंजिला बिल्डिंग को डायरेक्ट नहीं सोचता कि पहले 20 मंजिला ही बनानी है। वो क्या करेगा कि पहले उसके एक फ्लोर के बारे में सोचेगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए। फिर उसके अंदर एक कमरे के बारे में सोचेगा कि कमरा कैसा होना चाहिए। कमरे के बाद वो फ्लोर के ऊपर आएगा, फ्लोर के बाद 2 फ्लोर, और इस तरह करके मिनटू से हम एक बड़े टास्क को, एक लेंथी टास्क को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सब टास्क में, और उनको आसानी से अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारे कुछ लेंथी प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमने कैलकुलेशंस करने, जैसे कि हम पीछे करते आ रहे हैं, तो इस तरह से ऐसे प्रोग्राम जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म के फार्मूलाज वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो प्रोग्राम में अगर हम साथ साथ वो लिखते जाएं तो वो लेंथी हो जाता है और उसको इकट्ठा सॉल्व करना भी मुश्किल होता है। तो हम प्रोग्राम के हिस्से बना लेते हैं और उन हिस्सों को बारी बारी सॉल्व करते हैं, उससे आसानी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रोग्राम देता हूँ कि एक आपने वैल्यू लेनी है लेंथ एंड विड्थ, उसका पैरामीटर फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, अच्छा जी, उसके अलावा आपने जी और भी 4-5 चीज़ें मैं कह देता हूँ कि आपने फाइंड करनी है। तो अगर आप डायरेक्टली चारों पाँचों के बारे में सोचेंगे तो प्रोग्राम को सॉल्व करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम 4-5 पॉइंट बना लेंगे। सबसे पहले जी हमने इनपुट्स लेनी है, फिर हमने जी उसका एरिया फाइंड करना है, फिर हमने पैरामीटर फाइंड करना है, और इसके बाद आप समझ लें मैं ना आपको 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दे देता हूँ, तो आपने मुझे कॉस्ट बतानी है उसकी कि उस पूरे बॉक्स में कितनी कॉस्ट आती है, और इसी तरह करके 3-4 चीज़ें। तो अब हमारे पास पॉइंट्स बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट्स के लिए प्रोग्राम लिख लेंगे, फिर हम एरिया के लिए प्रोग्राम लिख लेंगे, फिर पैरामीटर, और फिर कॉस्ट, और इस तरह करके। तो वो एक इजी टास्क लगेगा कि हाँ यार ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, पहले ये बना लेते हैं फिर ये। इस तरह एक टेबल आप जैसे बनानी होती है तो डायरेक्ट हम टेबल के बारे में नहीं सोचते, पहले सोचते हैं लकड़ी, फिर उसकी बेस अलग बनाते हैं, उसके पाँव अलग बनाते हैं, और अगर कोई डिज़ाइनिंग वाला पाँव हो तो उसको बिल्कुल अलग करके बना लेते हैं, और बाकी 2 पाँव 3 पैरों वाली टेबल की बात हो रही है तो 2 पाँव अलग से सिंपल बना दें, एक डिज़ाइनिंग वाला, तो उसके लिए डिज़ाइन अलग से सोचना है। अब डायरेक्टली इकट्ठा सोचने बैठ जाए तो वो काम कभी भी आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता। सो फंक्शन सी लैंग्वेज में ऐसे ही है। फंक्शन क्या होते हैं कि आप एक बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको बाद में प्रोग्राम के साथ जोड़ लेते हैं। हम क्या करते हैं कि मेरे पास एक लेंथी प्रोग्राम है, मैं उसको पहले इस तरह हिस्सों में डिवाइड करूँगा, फिर उसके एरिया का अलग प्रोग्राम बना लूँगा, पैरामीटर का अलग, कॉस्ट का अलग, और फिर मैं उनको अपने मेन प्रोग्राम, जो कि ये मेन प्रोग्राम होगा, इसके साथ जोड़ दूँगा। तो क्या होगा कि वो मेरा प्रोग्राम ईजी हो जाएगा मेरे समझने में भी और दूसरों को यूज़ करने में भी, और जल्दी भी लिखा जाएगा बनिस्बत इसके कि मैं पूरा लेंथी प्रोग्राम लिखने में बैठ जाऊँ। अब आगे फंक्शन की ना टाइप्स हैं दो। वो 2 टाइप्स क्या है कि फंक्शन असल में है प्रोग्राम ही, इट इज़ लाइक अ फैक्ट्री, कि आप उसको चीज़ें भेजते हो और वापसी में आपको जवाब दे देता है। अब वहाँ फंक्शन में क्या हुआ है कैसे हुआ है आपको उससे कोई मतलब नहीं होता, सिंपल आपने फंक्शन खुद ही बनाया होता है। लेकिन मेन प्रोग्राम को उससे कोई सरोकार नहीं होता कि उसने कैसे किया क्या किया, कुछ नहीं, उसको बस आंसर चाहिए होता है वापस, ठीक है। सो फंक्शन इज लाइक अ फैक्ट्री। अब इसके ना 2 टाइप्स हैं आगे, एक है रिटर्न वैल्यू और एक है डू नॉट रिटर्न वैल्यू। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो रिटर्न वैल्यू फंक्शन है वो असल में मेन को, यानी कि जो आपका मेन प्रोग्राम होगा, अभी हम जब सेंटेक्स लिखेंगे उसमें डिटेल से समझा दूंगा कि जो रिटर्न वैल्यू फंक्शन है ये आपके मेन प्रोग्राम को कोई ना कोई वैल्यू वापस करेगा। फॉर एग्जांपल आपने एरिया के लिए प्रोग्राम लिखा तो आप उसको लेंथ एंड विड्थ भेजोगे, बदले में वापसी पर आपको एरिया का आंसर सेंड करेगा, रिटर्न वैल्यू फंक्शन, ठीक है। जबकि डू नॉट रिटर्न वैल्यू फंक्शन जो होता है ये आपको वैल्यू नहीं भेजता, आप इसको चीज़ें भेज देते हो और बस बात खत्म। वो उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन करता है खुद तक करता है, कुछ उसने शो आंसर करवाना वो खुद करवाता है, आपको वापस कुछ नहीं भेजता। ये नहीं समझना कि वो स्क्रीन के ऊपर ही कुछ नहीं भेजेगा, नहीं, बल्कि वो मेन प्रोग्राम को कुछ नहीं भेजता, जो करना है उसने खुद ही करना होता है। डू नॉट रिटर्न वैल्यू के लिए ना हम एक वर्ड यूज़ करते हैं वॉइड।
वॉइड ऐसा फंक्शन है, ये पहले से सी लैंग्वेज में डिफाइंड है। जब आपने वैल्यू यूज़ करते हैं, हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके साथ बताते हैं कि वो रिटर्न वैल्यू वाला है तो सिंपल, अगर वो डू नॉट रिटर्न वैल्यू वाला है तो हम साथ वॉइड वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो वापसी पर ना मेन प्रोग्राम कोई वैल्यू नहीं करेगा। जैसे हमारा ये मेन प्रोग्राम था ना, तो एरिया वाला रिटर्न होगा तो वैल्यू वापस भेजेगा, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इसमें रिटर्न। जबकि अगर आप डू नॉट रिटर्न बना देंगे वर्ड यूज़ करके तो उसमें रिटर्न वर्ड भी यूज़ नहीं होगा और वो बाहर वैल्यू कोई नहीं भेजेगा, वो खुद ही अगर उसको चाहे तो सी आउट करवाएगा, यानी आउटपुट शो करवाएगा, वरना वो उसकी आउटपुट शो नहीं करवाएगा। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन और फंक्शन के मुतालिक। फंक्शन क्या है? इट इज़ लाइक अ फैक्ट्री जो आपसे कुछ चीज़ें लेती है और उसके बदले में आपको एक आंसर दे देती है। ठीक है, इसको हम खुद बनाएंगे फंक्शंस को, ठीक है, और उनको डिफाइन करेंगे, उनको प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। आपके बहुत से फंक्शन जैसे कि हम सी आउट यूज़ कर रहे हैं, सी इन यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर, वेरिएबल और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी फंक्शंस हैं जो कि हमारी फाइल आईओ स्ट्रीम के अंदर पहले से सेव है। हम भी इसी तरह फाइल्स बना सकते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। तो आईओ स्ट्रीम के अंदर सर में ये सारे फंक्शन पहले से सेव हैं, हम आईओ स्ट्रीम को अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करके उनको यूज़ करते हैं। अब इसी तरह से हम अपने स्पेशल पर्पज़ के लिए, अब हमारा कोई ख़ास पर्पज़ है तो उसके लिए हम पहले फंक्शन बनाएंगे और उनको फिर यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह फंक्शन की दो टाइप, रिटर्न वैल्यू और डू नॉट रिटर्न वैल्यू। ओके जी, तो स्ट्रक्चर क्या है? सिंटैक्स से यानी कि हम फंक्शंस को करते कैसे हैं। तो सबसे पहले ना हम उसकी रिटर्न टाइप वैल्यू लिखते हैं, रिटर्न डाटा टाइप वैल्यू, यानी कि वो हमें ना किस डाटा टाइप में हमें वापस रिटर्न करे वैल्यू। उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके बाद हमने कोई आर्ग्यूमेंट उसको सेंड कर दिया, यहाँ पर आएगा नेम जो भी आपने फंक्शन को देना और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट के अंदर। अब आर्ग्यूमेंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं जो चलना होता है। ठीक है, डिक्लेयर आपने कोई खास वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं या कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है तो वो इसी के अंदर ही करते हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पर एंड। अब रिटर्न डाटा रिटर्न टाइप वैल्यू के जो वैल्यूज हमें रिटर्न होंगी, अब एक का हमने समझ लिया है कि एक दो फंक्शन है, एक वैल्यू रिटर्न करता है एक नहीं, जो करता है उसके लिए यहाँ बताना होगा, अगर नहीं बताएंगे तो वो इंटीजर काउंट होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे नेम जो भी फंक्शन का एरिया है तो एरिया रखना या अपनी मर्जी से कुछ भी रखना, लेकिन वो रखें जो उसके फंक्शन के ना वर्क के साथ रिलेटेड हो ताकि आपको समझने में ईजी हो। आगे आर्ग्यूमेंट्स क्या है? आर्ग्यूमेंट्स वो खास क्वांटिटीज जो आपने उसको भेजनी, फॉर एग्जांपल एरिया का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हम उसको लेंथ एंड विड्थ भेजेंगे, तो यहाँ पर हम बताएंगे लेंथ एंड विड्थ आपको आएगी, उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इंटीजर लेंथ, साथ उसके भी डाटा टाइप बतानी है, इंटीजर विड्थ, दोनों के साथ हम डाटा टाइप लाजमी बताएंगे। रिटर्न डाटा टाइप वैल्यू मैंने पहले बता दिया है कि हमें वापसी पर एक वैल्यू दी जाती है जिसके अंदर उसकी क्या टाइप होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट, डबल, अब इन चीज़ों को आप अच्छी तरह समझते हैं। नेम आर्ग्यूमेंट्स में से आप उसको क्या सेंड करेंगे वो चीज़ यहाँ पर ऐसे, और रिटर्न वाले में जो रिटर्न करेगा उसके अंदर हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करेंगे रिटर्न, कि क्या रिटर्न करना है, और उसके आगे बताएंगे जी कौन सी चीज़ रिटर्न करें। जबकि डू नॉट रिटर्न वाले में हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे और उसकी डाटा टाइप वॉइड होगी। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स था। टाइप्स मैंने बता दी फंक्शन। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं पहले थोड़ा सा इसको पिक करने के लिए, और फिर नेक्स्ट टाइम इसकी बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सो हमारा लेक्चर नंबर 9 है फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस अभी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है, कि सब टास्क में हम डिवाइड करते हैं, उसकी दो टाइप्स हैं, ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको सारा समझा दिया है। ठीक है, अब हम ना आगे आ रहे हैं, एक फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर के लिए, ये वाला, यानी कि प्रोग्राम बनाते हैं कि वो ना हमें स्क्वायर फाइंड करके। अब हम वैसे भी बना सकते हैं बट अब ना फंक्शन को यूज़ करते हैं कि स्क्वायर के लिए अलग फार्म, एक मेन प्रोग्राम में जो नंबर इनपुट लेगा, ठीक है, और एक बनाते हैं जी जो उसका स्क्वायर फाइंड करके देगा। ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, सो एक मेथड होता है ये, अभी मैं इसको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में भी आपको इसके बाद फ़र्क बताता हूँ। ये हमारे फंक्शन का नेम है, इंटीजर स्क्वायर इंटीजर नंबर के, हम उसको एक नंबर देंगे यहाँ पर जो हमने उसको भेजना है, और उसका नाम क्या है फंक्शन का स्क्वायर, और उसकी टाइप रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है बड़ी। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, ये हिस्सा। अब यहाँ पर हमने एक इंटीजर रखा, नंबर एंड रिजल्ट दोनों को हमने 0 0 इनिशियलाइज़ किया। यहाँ से हम ले रहे हैं नंबर, इनपुट ले रहे हैं और उसको नंबर में सेव करवा रहे हैं। अब देखें
हमारे पास जो रिज़ल्ट में सेव होगा आकर वो क्या होगा, हम स्क्वायर नंबर को कॉल कर रहे हैं, ये हम उसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो स्क्वायर नंबर है उसमें सिर्फ नेम बताते हैं और जो चीज़ आप उसको सेंड कर रहे हैं। अब हम उसको ये वाला नंबर सेंड करें जो हमने इनपुट ली है वो, और फंक्शन का नाम है स्क्वायर। तो यहाँ से फिर डायरेक्टली ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप सेम एज इट इज़ इसको पहले नेम लिखेंगे और उसके आगे ये फंक्शन करेगा क्या, ये नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाएगा और रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मतलब है ये वापस जहाँ से इसको कॉल किया गया वहाँ पर रिटर्न करेगा। तो नंबर हमने 2 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 रिटर्न किया जाएगा यहाँ पर और वो रिज़ल्ट में सेव हो जाएगा। रिज़ल्ट में सेव होने के बाद हम उसको यहाँ पर आउटपुट ले लेंगे। रन करके देखते हैं तो देखें 2 का स्क्वायर 4। एक बार फिर रन करते हैं। अब देखें 5 नंबर हमने दिया, वो नंबर गया फंक्शन के पास, फंक्शन ने उसका 25 आंसर निकला के रिज़ल्ट में सेव करवाया और रिज़ल्ट वापस हमारे पास आउटपुट आ गया। ये आपका पहला प्रोग्राम था, ठीक है। इसके बाद ना मैं आपको पहले डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में ना समझा देता हूँ फ़र्क क्या है बड़ा अच्छी तरह से, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं। ओके जी, सो जैसे आपने ना प्रोग्राम देख लिए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ना हम इसको और एलाबोरेट कर देते हैं ताकि हमें ना इजीली कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए। आपने अच्छे से फंक्शंस को समझना है कि आगे हमने फंक्शंस को यूज़ करते रहना है और वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न ना रहे कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो ना फंक्शन की 2 चीज़ें होती हैं फंक्शन में, एक होती है डेफिनेशन और दूसरी होती है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, हमने देखा, आपने देखा कि हमने प्रोग्राम के अंदर ना शुरू में एक फंक्शंस को ऐड कर दिया फंक्शन को। तो जब आप फंक्शन को हमने पूरा एक सेंटेक्स पढ़ लिया, ठीक है। अगर आप शुरू में करते हो, प्रोग्राम के शुरू में ही फंक्शन को बता देते हो, फंक्शन लिख देते हो, तो फिर वो डिक्लेयर भी साथ हो जाता है, डेफिनेशन भी साथ हो जाती है। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, तारीफ़ करना, उसके मुतालिक बताना कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि जब डेफिनेशन करते हैं तो उस प्रोग्राम का एक नेम पूरा लिखते हैं, ठीक है। पहले हम डिक्लेयर की बात कर लेते हैं, सिंपल कि अगर आपने डिक्लेयर करना है तो क्या करना है, रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल इंटीजर है, उसके बाद जैसे हमने कोई स्क्वायर का बनाना है स्क्वायर, और इसके आगे किस टाइप का डाटा उसको जाएगा, बात खत्म। अगर आप शुरू में डिक्लेयर नहीं कर रहे, यानी कि शुरू में फंक्शन नहीं लिख रहे, आप कह रहे हैं मैं प्रोग्राम के एंड में लिखूंगा, तो शुरू में आपको मेन के बाद, मेन से पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर इंटीजर रिटर्न टाइप है, उसका नाम स्क्वायर है, और उसको आर्ग्यूमेंट्स जो जाएंगी वो उसकी सिर्फ आप डाटा टाइप लिखेंगे। नाम लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, बट डाटा टाइप लिखेंगे। और अगर आप डेफिनेशन क्या होगी, फिर डेफिनेशन आप नीचे जहाँ पर आप फंक्शन लिखोगे वहाँ जाकर करोगे, उसमें आप डिटेल में पूरा का पूरा लिखोगे कि इंटीजर स्क्वायर, उसके अलावा इंटीजर, और आगे नेम भी बताएंगे लाजमी कि नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, और आगे हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे जी नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। तो रिटर्न वाला हो तो रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये आ गया। ये डेफिनेशन है और ये डिक्लेरेशन है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम के शुरू में ही यूज़ करते हैं तो फिर डिक्लेयर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, डिक्लेयर वो साथ ही हो जाता है, सिर्फ आप वहाँ पर डेफिनेशन करते हैं। अगर फंक्शन प्रोग्राम के शुरू में ही लिख रहे हैं, फंक्शन भी और उसको डिक्लेयर भी वो साथ ही हो जाएगा वहीं पर, सिर्फ यही लिखना है। लेकिन अगर आपको फंक्शन प्रोग्राम के एंड पर आपने लिखना है तो फिर आपको इस तरह ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा और नीचे इस तरह करके डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी। और जहाँ पर हमने यूज़ करना होता है फंक्शन, वहाँ सिर्फ हम उसको क्या देते हैं, नेम। फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन को ना एक लाइन मैंने यूज़ की सी आउट इंटर नंबर, और उसके बाद उसको सी इन करवा दिया नंबर में। उधर मैंने नंबर के लिए ना एन यूज़ किया हुआ था, ठीक है। इधर तो मैं नंबर के लिए नंबर यूज़ कर रहा हूँ ना, और इसको आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे कि मैंने नंबर एक इंटीजर यूज़ किया है। तो अगर मैंने अपने प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में एन यूज़ किया नंबर की जगह, और ये तो फंक्शन है, ये अलग है, सो वहाँ पर मैं इसको कैसे कॉल कैसे करूँगा, फंक्शन को कॉल किया जाता है जब भी आपने यूज़ करना है। सिंपल आप फंक्शन का नेम लिखेंगे स्क्वायर, और इसके बाद उसको क्या चीज़ सेंड करनी है। अब आपने वो वाला नंबर नहीं लिखना, यहाँ पर नंबर लिखा हो तो वही नंबर, बल्कि आप उसको क्या चीज़ सेंड कर रहे हैं, मैं उसको एन सेंड कर रहा हूँ। आप यहाँ से एन सेंड करेंगे, वो उसको एज एन नंबर लेगा इधर। उसके बाद जब ये नंबर जाएगा तो वो इसको इस तरह पढ़ेगा कि मेरे पास एक इंटीजर स्क्वायर को कॉल किया गया है, और मेरे पास जो ये एन आया ये असल में इंटीजर नंबर है, वो इसके ऊपर ये आंसर, ये वाला फार्मूला पुट करेगा और यहाँ से आपको ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। और आप यहाँ लिख सकते हैं सी आउट रिटर्न, तो आपको रिटर्न में जो वैल्यू देगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ये तरीका होता है कॉल करने का। मेथड क्या होता है कि उसका नेम और जो आर्ग्यूमेंट सिर्फ आपने उसको सेंड करनी है वो लिखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। और डेफिनेशन और डिक्लेरेशन ये होगी। अब हम कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं एक दो, जिससे आपको ना क्लियरली तौर पर मेंशन हो जाएगा। आपके हैंडआउट्स में सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा ज़्यादा कोई डिटेल नहीं।
प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा जी, सो अभी मैंने आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में फ़र्क बता दिया, क्या होता है डिफरेंस इसके अंदर डिटेल में। ठीक है, ये डिक्लेरेशन उसके बाद बताइए कि इस तरह डिक्लेयर करते हैं। आप सिर्फ डाटा टाइप बता दें या वेरिएबल का नेम बता दें शुरू में, एक ओके है। लेकिन जब डेफिनेशन करते हैं फिर साथ आपने वो बताना भी होता है वेरिएबल कौन सा नाम यूज़ कर रहे हैं। मैं तो नॉर्मली ऊपर नेम ही बता गया था पूरा, इंटीजर नंबर, लेकिन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये है बड़ा ये नंबर वाला जो हमने अभी लिखा था ये सेम वही है बड़ा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था ना इंटीजर स्क्वायर और मैंने आगे नंबर लिखा था इंटीजर नंबर, आप सिंपल इंटीजर भी लिखेंगे तो भी इशू नहीं होगा। अब एक आगे फंक्शन है पड़ा हमारे पास, प्रोग्राम है पड़ा रेज टू द पावर स्क्वायर, रेज टू द पावर करने के लिए हमें ना स्क्वायर नहीं फाइंड करना होता, बल्कि बाद होगा तो हमें ऐसा तो ना 2 की पावर 5 फाइंड करना होता। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे प्रोग्राम, सबसे पहले तो ये आ गया मेरा, उसको मैंने क्या किया डिक्लेयर। अब डिक्लेयर करेंगे लाजमी नहीं यहाँ पर हम नंबर लिखें, हम इधर डबल इंटीजर डबल और सिर्फ इस तरह भी लिख सकते हैं, बट मेरी आदत है मैं साथ लिखता हूँ तो ताकि मुझे भी कन्फ्यूजन ना रहे कि ये क्यों हो रहा है, तो इसीलिए मैं साथ लिख लेता हूँ। अब ये देखें ये हमारा एक डबल नंबर है, यानी कि नंबर जो हम इनपुट करेंगे, पावर और रिज़ल्ट को मैंने इंटीजर रखा हुआ है, तीनों को मैंने करवा दिया इनिशियलाइज, रिज़ल्ट को 1 से करवाया। ठीक है, यहाँ पर मैं इंटर ले रहा हूँ नंबर, उसको नंबर में सेव कर रहा हूँ, यहाँ पावर ले रहा हूँ और उसको पावर में सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ना मैं रिज़ल्ट से कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को और उसको मैं ये नंबर भेज रहा हूँ, ये देखें ये नंबर भेज रहा हूँ उसको और ये वाली पावर भेज रहा हूँ इस फंक्शन को, और फिर बाद में वहाँ से एक वैल्यू वापस रिटर्न में आएगी जो इस रिज़ल्ट में सेव हो जाएगी और फिर मैं उसको आउटपुट ले रहा हूँ। अब फंक्शन में क्या है, फंक्शन में देखें रिज़ल्ट मैंने अभी 1.0 रखा हुआ क्योंकि और 1 रख लिया 1.0, इंटीजर आई है और यहाँ पर मैं एक लूप लगा रहा हूँ। लूप क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पावर को बार बार करते रहना है, यानी 2 की पावर 5 होगी तो पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। तो मैंने आई को स्मॉलर देन पावर रखा है। अब यहाँ वहाँ पर मैंने POWER पावर है, यहाँ पर PWR मैंने इसलिए अलग रखे हैं ताकि आपको ये याद रहे कि फंक्शन के जो वेरिएबल होते हैं वो अलग से बनते हैं और इधर के अलग से। अब यहाँ पर ना जब आपने डबल नंबर लिखा तो आपने उसको डिक्लेयर भी साथ कर दिया और उसको यहाँ पर लिख भी दिया इंटीजर पावर, तो यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर दिया, अंदर करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे रिज़ल्ट को आई को। ठीक है, सो ये फ़र्क याद रखिएगा कि जो ऊपर वेरिएबल यूज़ हुए वो नीचे कर सकते हैं वैसे, लेकिन उनको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा इधर आकर। अच्छा ये देख लें फिर रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर, और फिर लास्ट में जब ये लूप चलती रहेगी एंड हो जाएगी, पावर जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो उसका रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा ऊपर वाले प्रोग्राम को, यहाँ पर वो सेव हो जाएगा आकर और फिर हम उसको आउटपुट ले लेंगे। रन करके देखते हैं। सबसे पहले इंटर द नंबर 2 पावर 5, तो क्या आंसर आता है, द आंसर इज 32। फिर एक बार रन करके देखते हैं 3 पावर 7, ठीक है 3 पावर 7। अब देखें ये आंसर आ गया। सो ये था रेज टू द पावर फंक्शंस था। इसके बाद अब आगे हम चलते हैं तो हमारे पास एक दूसरा प्रोग्राम है बड़ा रेडियस का, ठीक है, यानी कि रिंग का रेडियस हमने ना वो लेक्चर नंबर 2 या 3 में हमने पढ़ा था ये चीज़ कि रिंग के रेडियस का फार्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ हम लेकर चलेंगे, ठीक है कि ना हम क्या करेंगे, एक बड़ा रिंग समझेंगे और एक छोटी रिंग, उन दोनों के रेडियस हम एक फंक्शन को सेंड करेंगे, फंक्शन बना लेंगे और उसके बाद अब देखें ये है बड़ा हमारा सेम वही, ये आगे हमने डिक्लेयर किया डबल सर्कल एरिया डबल रेडियस, हम उसको एक रेडियस सेंड करेंगे। यहाँ पर हम 2 रेडियस ले रहे हैं, एक बड़े एरिया का एक छोटे का, और रिंग एरिया एक ले रहे हैं और उसको मैं 1 से कर रहा हूँ स्टार्ट। आप इसको 0 कर लें या 1 कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इंटर द रेडियस ऑफ बिग सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसको रेडियन 1 कहेंगे, इंटर द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल उसको रेडियस 2 कहेंगे। अब हम बड़े सर्कल में छोटे को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर ना हम कॉल कर रहे हैं, हम ये नहीं कि पहले आंसर मंगवा रहे हैं एक का, फिर हम उनको सेव करवा रहे हैं और फिर हम उसको माइनस करवा रहे हैं, नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं उसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसको रेडियस 1 की वैल्यू भेज रहा हूँ, फिर उसी फंक्शन को कॉल करके रेडियस 2 की वैल्यू भेज रहा हूँ। मेरे पास 2 आंसर आएंगे, एक इसका एक इसका, वो यहाँ पर आएंगे एक दूसरे से माइनस होंगे और रिंग एरिया में उसका आंसर शो हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये मेरा फंक्शन है, पाई की वैल्यू मैंने बता दी यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस यानी 3.14। फॉर एग्जांपल मैं 2 रेडियस सेंड करता हूँ R1 का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। फिर माइनस, फिर रेडियस 2 सेंड करूँगा, वो यहाँ से कैलकुलेशन करके यहाँ रिटर्न हो जाएगा और फिर खुद ब खुद कैलकुलेशन होगा, रिंग एरिया में वो सेव हो जाएगा और फिर वो डायरेक्ट यहाँ पर मैं आउटपुट ले रहा हूँ। अब रन करके देखें तो फर्स्ट एरिया का सर्कल मैं डालता हूँ 5, सेकंड का डालता हूँ 3,
तो मेरे पास आंसर आ रहा था एरिया ऑफ द रिंग इज़ 50.2, यानी कि दो सर्कल हम बना रहे हैं बड़े, एक जो रिंग होती है, रिंग क्या होती है इस तरह करके, ठीक है, उसके दरमियान में एक छोटी रिंग होती है, तो छोटी रिंग के दरमियान से खाली होता है, तो हम बड़ी रिंग में छोटी रिंग को माइनस कर देंगे, बड़े सर्कल में छोटे सर्कल को, उससे हमारे पास रिंग का एरिया आ जाएगा। वेरी इजी, ठीक है। मैं पहला 12 रखूँगा, दूसरा 7 रखूँगा, तो उसके लिहाज से 298.3 आंसर आ रहा है। यहाँ तक ये हो गया फंक्शन, प्रोग्राम हो गया। अब ये एक थर्ड प्रोग्राम है, ये आप खुद बताएंगे कि वो इवन नंबर और ऑड नंबर, यहाँ पर वो इफ़ एल्स यूज़ कर रहे हैं। ये आप खुद ट्राई करें, जो इशू हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली मैसेज करके भी मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं जी वो नेगेटिव पावर को सॉल्व करने का एक प्रोग्राम बनाए, एरिया ऑफ रिंग का फंक्शन है, उसमें एरर चेक मैकेनिज़्म बनाएं, और ये उसने आगे टिप्स दी होती है। मैं कहता हूँ टिप्स लाजमी पढ़ा करें, इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन वो उठा लेते हैं पेपर में, ठीक है। यहाँ तक ही था, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। शुक्रिया।